नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक मज़ेदार कहानी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्द से जल्द अपलोड करें। इस कहानी का नाम है हॉरिबल रोज़। सुबह सुबह अपनी मम्मी का कॉल सुनकर निहारिका चीख उठी। अपनी शादी के बाद निशांत और निहारिका कितने खुश थे, लेकिन इस एक कॉल के बाद निहारिका की खुशी गम के काले साए में बदल गई थी। एक ऐसा गम जिससे निहारिका और निशांत की पूरी दुनिया बदलने वाली थी। आखिर निहारिका और निशांत हैं कौन, और ऐसा क्या हुआ था निहारिका के साथ जिसके बाद हमेशा खुश रहने वाली निहारिका ने अपने चेहरे पर उदासी की काली चादर ओढ़ ली थी। निशांत और निहारिका को समझने के लिए हमें उनकी लाइफ में कुछ दिन पीछे जाना होगा, जब निशांत और निहारिका एक कैफे में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठे थे। निहारिका शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड भी थी और थोड़ी डरी हुई भी। निशांत, मैं तो भगवान से यही प्रे कर रही हूँ कि हमारी शादी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो जाए बस, वरना मेरी एक फ्रेंड की शादी में जो प्रॉब्लम हुई थी ना, उसको देखकर तो आज भी डर लगता है मुझे। निहारिका ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। तुम कितनी टेंशन लेती हो ना निहारिका। शादी की टेंशन छोड़ो और ये बताओ, हम अपने हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चलें या फिर पेरिस? नहीं निशांत, मुझे कोई पेरिस वेरिस नहीं जाना। हमारे हनीमून के लिए हम एक ऐसे प्लेस पर जाएंगे जहाँ आसपास खूब सारे गुलाब ही गुलाब हो। निहारिका की बात सुनकर निशांत पहले तो धीमे से मुस्कुरा दिया और फिर रोमांटिक होकर बोला, सीरियसली निहारिका? वैसे मुझे पता है गुलाब लव सिंबल होते हैं, लेकिन तुम्हें गुलाब इतने ज्यादा पसंद है कि अब हम अपना हनीमून भी गुलाबों के साथ में मनाएंगे। हाँ निशांत। निहारिका थोड़ी देर रुकी और एक लंबी सांस लेकर उसने आगे कहा, शहर के शोरगुल और भीड़ भाड़ से मुझे बेचैनी होने लगी है निशांत। मुझे कुछ दिन शहर की इस भीड़ भाड़ से दूर नेचर के साथ रहना है। और रही बात गुलाब की, वो तो बचपन से ही मेरे फेवरेट है निशांत। वैसे गुलाब में कांटे भी होते हैं निहारिका, चुप जाएंगे। बोलकर निशांत जोर से हंस पड़ा। निहारिका उसका इशारा समझकर शर्मा गई और कैफे की विंडो से बाहर देखते हुए अपने आप में गुम हो गई। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे निहारिका के भीतर एक अजीब सी बेचैनी हो, जैसे वो सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाना चाहती हो। अब निहारिका गुलाबों के पास जाना चाहती थी या गुलाब खुद ही निहारिका को अपने पास खींच रहे थे, ये मिस्ट्री तो बस वक्त ही बता सकता है। खैर, वक्त तेजी से गुजरता गया। निशांत और निहारिका की शादी बिना किसी प्रॉब्लम के हो गई और अगले ही दिन दोनों अपने हनीमून की तैयारियां करने लगे। निशांत ने पहले ही नौकुचिया ताल के आउटस्कर्ट्स की खूबसूरत वादियों में एक ऐसा होम स्टे बुक कर दिया था जहां चारों तरफ गुलाब ही गुलाब थे। उठो निशांत, घोड़े बेचकर सो रहे हो, चलना नहीं है क्या? निहारिका ने निशांत को उठाने की कोशिश की, लेकिन निशांत बहुत गहरी नींद में था। उसने नींद में एक आंख खोल कर देखा, घड़ी में अभी रात के 2 बज रहे थे। निहारिका, अभी रात के 2 बज रहे हैं और हमें सुबह 11 बजे निकलना है, अभी सो जाओ। निशांत ने नींद में कहा और फिर करवट बदलकर फिर से सो गया, लेकिन निहारिका की आंखों से नींद जैसे गायब ही हो गई थी। वो फिर से पैकिंग करने में बिजी हो गई। आज वो अपनी शादी वाले दिन से भी ज्यादा खुश लग रही थी, और हो भी क्यों ना। निहारिका आज अपने फेवरेट प्लेस पर जो जाने वाली थी। घड़ी में सुबह के लगभग 8 बज रहे होंगे। निहारिका ने जस्ट पैकिंग खत्म करने के बाद
अभी चाय का प्याला उठाया ही था कि तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। कॉल निहारिका की मम्मी का था। इतनी सुबह मम्मी का कॉल। हेलो मम्मी। बेटा, तेरे पापा, उनको अचानक हार्ट अटैक आया था और निहारिका अपनी मम्मी की आवाज सुनकर कांप गई। उसने चीखते हुए पूछा, मम्मी क्या हुआ पापा को? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही मम्मी? निहारिका समझ गई थी उसके पापा अब नहीं रहे। निहारिका अपनी होशो हवास खो चुकी थी। अपने पापा की मौत की खबर सुनकर वो थोड़ी देर तो पत्थर की तरह बैठी रही और फिर पापा कहकर जोर से चीख पड़ी। पापा! निहारिका की चीख सुनकर निशांत उसके पास आया और उसे बेतहाशा रोता हुआ देखकर बस उसे गले से लगा लिया। निहारिका पापा के अलावा कुछ कह ही नहीं पा रही थी। निशांत ने तुरंत कार निकाली और निहारिका को लेकर नोएडा से दिल्ली निहारिका के घर पहुंच गया। निहारिका के घर का पूरा माहौल बदला हुआ था। अभी 4 दिन पहले ही तो निशांत इस घर में बारात लेकर आया था। जहां कुछ दिन पहले शादी की खुशियां थी, वहां आज हर तरफ मातम पसरा हुआ था। और जिस आंगन से निहारिका की डोली उठी थी, वहां पर उसके पापा की डेड बॉडी रखी थी। निहारिका ने जैसे ही अपने पापा को देखा, उसकी चीख निकल गई। उठो पापा! पापा आपके बिना मैं भी नहीं रह पाऊंगी। पापा देखो, अभी तो मेरी मेहंदी भी नहीं निकली पापा। पापा! निहारिका लगातार अपने पापा को उठाने की कोशिश करती रही और थोड़ी देर बाद बेहोश होकर एक तरफ गिर पड़ी। निहारिका अपने पापा के बहुत करीब थी और आज वो ही उसे छोड़कर जा चुके थे। उसे इतना गहरा सदमा लगा था कि वो बेहोश हो चुकी थी और लगभग 4-5 घंटे के बाद होश में आई थी। होश में आने के बाद से ही निहारिका बदली बदली लग रही थी। अब वो अपनी शादी में मेहंदी की खुशबू बिखेरती दुल्हन नहीं थी, बल्कि अपने पापा की अचानक मौत से अंदर तक गहरे सदमे और दुख से टूट चुकी एक ऐसी बेटी हो गई थी जो हर वक्त अपनी उदास आंखों से बैठी बैठी शून्य में देखती रहती थी। निहारिका? निशांत ने उसको धीमे से आवाज लगाई, लेकिन निहारिका अपनी ही दुनिया में कहीं खोई हुई थी। निशांत ने उसको फिर से आवाज दी, लेकिन फिर से उसने निशांत की आवाज को इग्नोर कर दिया। निहारिका! इस बार निशांत ने उसको अपने हाथ से झिझोड़ते हुए तेज आवाज दी। निशांत की आवाज से निहारिका पूरी तरह चौंकी, जैसे उसको किसी ने बहुत गहरी नींद से उठा दिया हो। उसने अपनी उदास और लाल आंखों से निशांत की तरफ देखा। अचानक उसकी लाल आंखें देखकर निशांत के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो दौड़कर निहारिका से थोड़ा पीछे हट गया। अपने मन में सोच रहा था, निहारिका के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। निहारिका पहले जैसे निहारिका नहीं रही। ऐसा लगता है जैसे वो कोई और ही हो। और इसकी ये इतनी लाल लाल आंखें, ऐसी लग रही जैसे आंखें नहीं, भट्टी में गर्म किया हुआ सुर्ख लोहा हो। माय गॉड, कहीं निहारिका के पापा की आत्मा तो नहीं। मैं भी कितनी ओवर थिंकिंग कर। निशांत ने तुरंत अपनी थिंकिंग चेंज की और निहारिका के पास बैठकर उसको कंसोल करने लगा। निहारिका के पापा की आज 13वीं थी, इसलिए सुबह से ही घर में मेहमानों का आना जाना लगा था। निशांत सुबह से शाम तक उनके खातिरदारी में भाग दौड़ करते करते थक गया था, इसलिए रात को थक कर जल्दी ही सो गया। निहारिका भी उसके साइड में लेटकर अपने पापा की याद में धीमे धीमे सिसक रही थी। तभी अचानक निहारिका जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि उसके पास में सोया निशांत डर के मारे उठकर बैठ गया। निहारिका, आंखें खोलो निहारिका, क्या हो गया तुम्हें? निहारिका की चीख सुनकर उसके घर के लोग भागकर उसके कमरे में आए, लेकिन निहारिका अपने होश में नहीं थी। जल्दी पानी लेकर आओ, किसी ने कहा। उसको पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने दांतों को ऐसे जोड़ लिया था मानो किसी ने गम से चिपका दिया। शांत निहारिका की ऐसी हालत देखकर बहुत घबरा गया
उसने उसी वक्त डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उस घर के बड़े बुजुर्गों ने उसे ये कहकर रोक दिया कि कोई बात नहीं, किसी अपने के खो जाने के गम में ऐसा हो जाता है, घबराओ नहीं, सुबह तक निहारिका अपने आप ठीक हो जाएगी। निहारिका अपने पापा की मौत के सदमे में थी, लेकिन उससे ज्यादा सदमे में निशांत था। उसको समझ में नहीं आ रहा था आखिर निहारिका के साथ हो क्या रहा है। निहारिका को ऐसी हालत में अकेली छोड़कर निशांत दिल्ली अपने घर वापस जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसको बिजनेस के सिलसिले में वापस दिल्ली जाना पड़ा। रात को ऑफिस से घर आने के बाद निशांत अपने कमरे में बिस्तर में लेटा हुआ निहारिका के बारे में सोच रहा था। तभी उसके मोबाइल पर उसके एक दोस्त आर्यन का कॉल आया। और भाई ऑल सेट फॉर हनीमून? आर्यन ने निशांत से एक्साइटेड होकर पूछा। कैसा हनीमून भाई? हम लोग हनीमून पर जा ही नहीं पाए यार आर्यन। क्यों भाई, क्या हो गया? निशांत ने उसको निहारिका के पापा की डेथ का इंसिडेंट बताया। ये इंसिडेंट सुनकर आर्यन शॉक्ड रह गया। आई एम सो सॉरी। भाभी का ध्यान रखना। अच्छा सुन, आई डोंट वांट टू वेस्ट द बुकिंग्स। तेरा कोई प्लान नहीं है तो तू चला जा वहाँ, मैं बात कर लेता हूँ। भाई मैं भी यही सोच रहा था, पर मुझे लगा ऐसे टाइम पर पूछना सही रहेगा या नहीं। लेकिन अगर तू कह रहा है तो चला जाता हूँ। तू तो अपना फर्स्ट हनीमून एंजॉय नहीं कर पाया, पर मैं तो अपना सेकंड हनीमून नौकुचिया ताल के हसीन वैली में मना सकता हूँ भाई। क्या तू सच में अनुप्रिया के साथ हनीमून पर जाना चाहता है? निशांत ने चौंकते हुए आर्यन से पूछा। हाँ भाई, इसमें इतना हैरान होने की कौन सी बात है? चल मैं तुझे होम स्टे की बुकिंग आईडी और लोकेशन सेंड करता हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो बंदा अपने दोस्तों को चाय पिलाने में 2 बार सोचता है, वो अपनी वाइफ को हनीमून पर कैसे ले जा सकता है? लेकिन एक बात, तू सच में अपनी ही वाइफ को लेकर जाएगा या किसी और की वाइफ को? निशांत ने आर्यन से टोंक मारते हुए पूछा और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। आर्यन और अनुप्रिया अपने पहले हनीमून के बाद कभी वेकेशन पर नहीं गए थे। अनुप्रिया जब भी आर्यन से कहीं घुमाने के लिए कहती, वो ऑफिस वर्कलोड का बहाना बना देता और अन्नू अपना मन मारकर रह जाती। आर्यन रात को थोड़ी जल्दी घर आ गया था। उसी वक्त अन्नू उसके कपड़े घड़ी कर रही थी। आर्यन जाकर बेड पर बैठ गया और हर बार की तरह अनुप्रिया से कहा, चलो अनु कहीं घूमने चलते। आर्यन का इस तरह अचानक बोलना अन्नू को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन आर्यन ये बात हर बार बोलता था, इसलिए उसने बिना किसी रिएक्शन के आर्यन से कहा, आर्यन मुझे पता है इस जन्म में तो तुम मुझे कहीं घुमाने वाले हो नहीं, फिर बार बार बोलकर मुझे गुस्सा क्यों दिलाते हो? अन्नू, तुम्हें तो पता ही है ऑफिस में कितने काम रहते हैं, और वेकेशन पर जाने की इच्छा तो मेरी भी करती है, और ऑफिस से लीव नहीं मिलती। मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। अन्नू को जब हल्का गुस्सा आने लगा और उसने अपने हाथों के कपड़े बेड पर फेंकते हुए आर्यन से कहा, फिर अपने मैनेजर से शादी कर लेते ना, मुझसे क्यों की? लाइफ खराब हो गई मेरी तुमसे शादी करने के बाद। अन्नू बहुत देर तक बड़बड़ाती रही और आर्यन उसको देखकर हंसता रहा। थोड़ी देर बाद आर्यन ने अन्नू को अपना लैपटॉप दिखाया। लैपटॉप की स्क्रीन पर आर्यन और अनुप्रिया के नाम की बुकिंग दिख रही थी। अनु ने जैसे बुकिंग देखी वो खुशी से उछल पड़ी। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए आर्यन से पूछा, आर्यन, हम कल नौकुचिया ताल जा रहे हैं। ये कब किया तुमने? तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? मेरे पास पहनने के लिए कुछ कपड़े भी नहीं है। अनु एक्साइटमेंट में एक ही सांस में इतना कुछ बोल गई थी कि खुद उसको भी नहीं पता था कि उसने क्या क्या बोला। आर्यन अनु की बातें सुनकर जोर से हंस पड़ा। इसके अगले ही दिन आर्यन अपनी वाइफ अनुप्रिया के साथ कार से नौकुचिया ताल के लिए निकल गया। इस ट्रिप को लेकर अनुप्रिया सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसके हनीमून के बाद पिछले 1 साल से वो लोग कहीं घूमने नहीं गए थे। आर्यन की कार दिल्ली की भीड़ भाड़ वाले इलाकों को पार करने के बाद गाजियापुर हापुड़ हल्द्वानी वाले रास्ते से होकर एक हाईवे पर आ चुकी थी। आर्यन लगभग 200 किलोमीटर तक लगातार ड्राइविंग करता रहा, लेकिन अब उसको एक रेस्ट लेने की जरूरत फील होने लगी। इसलिए एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर आर्यन ने अपनी कार रोक दी। चलो अनु, कुछ खा लेते हैं, इसी बहाने मुझे थोड़ा रेस्ट करने का टाइम भी मिल जाएगा।
आर्यन और अनु 5 स्टार होटल में लगी एक टेबल पर जाकर बैठ गए। होटल में दिन के टाइम रश थोड़ा कम ही था। उन्होंने वेटर को खाने का ऑर्डर दिया और रिलैक्स होकर बैठे ही थे कि तभी उनके साइड की टेबल से आ रही एक आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी। आर्यन और अनुप्रिया ने पलटकर उस टेबल की तरफ देखा। वहां 4 लड़के अपने एक दोस्त के साथ नौकुचिया ताल में आज से 8 साल पहले हुए एक रहस्यमय इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें उनके दोस्त की मौत हो गई थी। उन लोगों की बातें सुनकर ही अन्नू के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। उसने आर्यन से पूछा, आर्यन, सच में नौकुचिया ताल में डरावनी जगह है क्या? इन लड़कों की बात सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। अन्नू की डरी हुई शक्ल देखकर आर्यन हंस पड़ा। उसने अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए अनु से कहा, ऐसे भूत दिल्ली में क्यों नहीं मिलते यार? अगर मिलते ना तो पक्का मैं उसे रेंट पर ले लेता। अब तुम मुझसे तो डरती नहीं हो, कम से कम भूत से तो डरती। उन लड़कों की बात आर्यन ने तो हंसी में टाल दी थी, लेकिन उनकी बात अनुप्रिया के दिल में बैठ गई थी। 5 स्टार रेस्टोरेंट के खाने का लुत्फ लेने और रेस्ट करने के बाद आर्यन और अनुप्रिया अब आगे बढ़ने के लिए फिर से तैयार थे। आर्यन की कार अब फिर से हाईवे पर आ गई थी। वो लोग अब उस रेस्टोरेंट से बहुत दूर आ गए थे, लेकिन उन लड़कों की बातें अभी तक अनुप्रिया के दिमाग में गूंज रही थी। आर्यन ने उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने कार में चल रहे रोमांटिक गाने की आवाज और कार की स्पीड तेज कर दी। आर्यन, पागल हो गए हो क्या? मारना चाहते हो क्या मुझे? प्लीज प्लीज कार की स्पीड कम करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। आर्यन को अपनी कॉलेज लाइफ में कार रेसिंग का शौक था, लेकिन शादी के बाद से उसने कभी इतनी तेज स्पीड में कार नहीं चलाई थी। आज मौका मिलते ही आर्यन अपनी कॉलेज लाइफ को फिर से ताजा कर रहा था। अचानक अनुप्रिया जोर से चिल्लाई, आर्यन, सामने से ट्रक आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम? आर्यन, प्लीज स्लो करो ना कार। अनु चिल्लाती रही और आर्यन ने सामने से आ रहे ट्रक के साइड से अपनी कार इतनी तेज स्पीड में निकाली कि अनु सुन्न रह गई। उसके दिल की धड़कनें कार की स्पीड से रेस लगा रही थी। आखिर में जब आर्यन नहीं माना तो अनु अपनी आंखें बंद करके बैठ गई और आर्यन उसी तरह से रैश ड्राइविंग करता रहा। लगभग आधे घंटे बाद आर्यन ने अनु की तरफ देखा। अनु अभी भी अपनी आंखें बंद किए बैठी थी। आर्यन ने अपनी स्पीड कम करते हुए अनु से कहा, अनु, तुमने एक बात नोटिस की? अनु ने अपनी आंखें खोली और पूछा, क्या? विंडो खोलकर बाहर देखो, आर्यन ने कहा। अनु ने कार की विंडो खोली और अपना थोड़ा सा सर बाहर निकाल कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो लोग अब उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में थे। ठंड के मौसम में उन खूबसूरत पहाड़ियों की धुंध देखकर अनु हैरान रह गई थी। उसने आर्यन से जल्दी से गाड़ी रोकने के लिए कहा। कार अभी ठीक से रुकी भी नहीं थी कि अनु कूदकर कार से बाहर निकल गई। आर्यन ने टोकते हुए कहा, अरे क्या कर रही हो अनु? अभी गिर जाती तो? वाह आर्यन, इतनी खूबसूरत हरी भरी वादियाँ मैंने इससे पहले सिर्फ टीवी पर ही देखी थी। वो देखो आर्यन, उस पहाड़ पर बादल उतर रहे हैं। वाह आर्यन, रियली में स्वर्ग है ये जगह। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों के बीच में खड़ी हूँ। अनु उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में उतर रही धुंध देखकर हैरान भी थी और एक्साइटेड भी। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अनु, अगर तुम कहो तो तुम्हें यहीं छोड़कर मैं अकेला ही चला जाऊंगा दिल्ली वापस। तुम यहीं रहना। हाँ आर्यन, मैं तैयार हूँ। और वैसे भी क्या ही रखा है तुम्हारे दिल्ली में? धुएं में फेफड़े चल रहे हैं और सीमेंट के जंगल में जिंदगी। असली लाइफ क्या होती है वो मुझे आज पता चला। इंसानों ने डेवलपमेंट और कंक्रीट का जाल बिछाने के लिए पूरे नेचर को तबाह कर दिया है और अब गमलों में पौधे लगाकर एनवायरनमेंट बचाने चले हैं। आर्यन ने अनु की तरफ ऐसे देखा जैसे सोच रहा, जितना ज्ञान कैसे आ गया अनु के अंदर? अब आगे चले या परमानेंट यहीं रहने का इरादा है? आर्यन के ये कहते ही अनुप्रिया कार में बैठी और वो आगे बढ़ गए। पिछले 15 मिनट में अनु ने अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। अनु ने कार की विंडो खोली, म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ाया और अपना एक हाथ कार की विंडो पर रखकर बाहर की खूबसूरती निहारते हुए अनु एक अलग दुनिया में खो गई। लेकिन लाइफ में खुशी के पल ज्यादा देर रहते नहीं है। फिर अनु और आर्यन की लाइफ में कैसे रह जाते? नौकुचिया ताल अब ज्यादा दूर नहीं था। उनकी कार और जिंदगी अब उस मोड़ पर आ गई थी जहां से आगे खतरा ही खतरा था। आर्यन और अनु नहीं जानते थे
इन हसीन वादियों के पीछे उनकी जिंदगी का काला साया छिपा था, एक ऐसा साया जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया। अनु और आर्यन पहाड़ियों की सड़कों पर घुमावदार मोड़ों से गुजरते हुए नौकुचिया ताल पहुंच गए थे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और नीचे झील का नीला पानी इन वादियों की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। उत्तराखंड की जमा देने वाली सर्दी दिन में भी महसूस हो रही थी, इसलिए आर्यन ने हीटर की स्पीड और बढ़ा दी और कार साइड में रोककर अन्नू से पूछा, पहले होम स्टे चले या फिर नौकुचिया ताल लेक देखने अनु? बाहर के खूबसूरत नजारों में अनु इतना खो गई थी कि उसको कुछ पता ही नहीं चला। उसने चौंकते हुए आर्यन से पूछा, हम पहुंच गए क्या नौकुचिया ताल? हाँ, यहाँ से नौकुचिया ताल बस 1 किलोमीटर दूर रह गया है। बट मैं ड्राइव करते करते बहुत थक चुका हूँ अनु। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले आर्यन। आर्यन ने ये मेम सोशल मीडिया पर देखा था, इसलिए अन्नू का इशारा समझकर मुस्कुरा दिया और अपने मोबाइल के मैप पर होम स्टे की लोकेशन डाली। उनका होम स्टे नौकुचिया ताल से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। आर्यन ने अपनी कार मैप पर दिख रही लोकेशन की डायरेक्शन में घुमाई और कार का एक्सीलेटर दबा दिया। होम स्टे एक पहाड़ी और सुनसान जगह पर बना हुआ था, जहां पहुंचने के लिए पहाड़ काट कर एक बिल्कुल खड़ी और घुमावदार रोड बनाई गई थी। इस रोड को देखकर ही ऐसा लग रहा था कि किसी ने अपने होम स्टे को बड़े प्यार से बनाया है और लोकेशन भी स्पेसिफिक चूज की है। आर्यन की कार उसी घुमावदार रोड पर थी। साइड में इतनी गहरी खाई, एक छोटी सी गलती और जिंदगी खत्म। अनु ने खाई की तरफ नीचे देखा और घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली। अभी गाड़ी कुछ दूर गई ही थी कि अचानक कार में झटका लगा और बंद हो गई। अनु ने घबरा कर आर्यन की तरफ देखा। वो कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। गॉड, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है आर्यन? क्या हो गया इसमें? प्लीज कुछ करो। आर्यन लगातार कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार थी कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आर्यन ने फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से में कार के स्टीयरिंग पर एक जोर का मुक्का मारते कार थोड़ी आगे बढ़ गई। आर्यन ने घबराकर कार का स्टीयरिंग पकड़ा और एक बार फिर जोर से चाबी घुमाई। इस बार कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। आर्यन ने कार के एक्सीलेटर पर इतना जोर से पैर रखा कि फिर कार तेज स्पीड से ऊपर चढ़ते हुए सीधे बड़े से विला के सामने जाकर रुकी। आर्यन ने गहरी सांस ली और मैप पर देखा। वो लोग अब होम स्टे के सामने खड़े थे, लेकिन घाटी पर खड़ी बंद कार में मुक्का मारती कार आगे कैसे बढ़ी? एक ऐसा रास्ता जिसकी तरफ ना आर्यन का ध्यान गया और ना ही अनु का। ये राज तो बस वो ही जानता था, जो बंद कार में धक्का लगाकर आर्यन और अनु को अपने पास खींच लाया था और अब अपनी पहली जीत पर हंस रहा था। इतना बड़ा विला, यही हमारा होम स्टे है क्या आर्यन? विला की तरफ हैरानी से देखकर कार से नीचे उतरते हुए अनु ने पूछा, हाँ, बुकिंग साइट पर भी इसी विला का फोटो डाला हुआ है अनु। चलो अंदर चलकर देखते हैं। कार से नीचे उतरकर दोनों उस विला के चारों ओर का नजारा देखकर हैरान रह गए। वो होम स्टे शहर के कंक्रीट से दूर उन्हें बेहद सुकून दे रहा था। चारों ओर सिर्फ हरियाली ही हरियाली और सिर के ऊपर नीला आसमान, जहां बीच बीच में सफेद बादल थे, ठीक वैसे ही जैसा बचपन में ड्राइंग में हम बनाया करते थे। यहाँ कानों में चुभते गाड़ियों के हॉर्न नहीं, बल्कि कानों को सुकून देने वाली चिड़िया की आवाजें आ रही थी। किसी ने सच ही कहा था, नेचर इज अ थेरेपी। वहां सर्दी में दिन के समय में पहाड़ों की धुंध और भी ज्यादा डार्क थी। अनु ने पहाड़ों की तरफ हाथ से इशारा करते हुए आर्यन से कहा, वाओ आर्यन, ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। इतनी शांति और सुकून है ना यहाँ। आर्यन वो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे बादल पहाड़ की गोद में बैठा है। क्या बात है, थैंक्स आर्यन। मैं अब समझा निशांत ने इतनी दूर होम स्टे क्यों बुक किया था। उस विला के बाहर एक बड़ा सा मेन गेट था, जिसकी डिजाइन थोड़ी अजीब और पुरानी थी, लेकिन आर्यन और अनु ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आर्यन सामान निकालने के लिए
कार के पीछे की तरफ गया। तभी अचानक आर्यन की नजर कार की डिग्गी पर गई और वो पूरी तरह से चौंक गया। कार की डिग्गी पर जमी धूल और मिट्टी में 2 इंसानी हाथ के पंजे बने थे, जैसे किसी ने कार को पीछे से धक्का लगाया। आर्यन सुन्न हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि हाथ के ये निशान कब, कहां और किसने बनाए। उसने अनु को तेज आवाज लगाई, अनु, यहाँ आओ जल्दी। आर्यन की आवाज सुनकर अनु कार के पीछे आई और आर्यन के दिखाए हाथ के निशान को देखकर वो सोच में पड़ गई। तभी उसे याद आया और उसने आर्यन को बताया था। जब हम रेस्टोरेंट पे रुके थे ना, तब एक लड़का कार के पास आके खड़ा हुआ था। उसी ने बनाए हैं ये। अब चलो आर्यन, मैं बहुत थक गई हूँ। आर्यन और अनु अपना सामान लेकर जैसे ही आगे बढ़े, पंजे के निशान भी गायब हो गए। विला में उस अजीब से मेन गेट से अंदर जाते ही उनको गुलाबों का एक लहराता गार्डन दिखा। इसमें ऐसे गुलाब लगे थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। उस रोज गार्डन को देखकर अनुप्रिया का मुंह खुला रह गया। उसने आर्यन से कहा, वाओ, इतनी खूबसूरत जगह पर अगर 2-4 दिन रहने को मिल जाए ना, तो बस फिर लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, है ना आर्यन? इन गुलाबों को तो देखो, इतने लाल, सुर्ख और बड़े गुलाब के फूल है ये। इनको देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे माली ने एक एक गुलाब की एक एक पंखुड़ी को बड़ी शिद्दत से लाल पेंट किया हो। जब बाहर का नजारा इतना शानदार है, तो फिर इस होमस्टे का अंदर का व्यू कितना खूबसूरत होगा अनु, तुम ये सोचो। मुझसे अब ज्यादा वेट नहीं होगा अनु, चलो जल्दी अंदर चलकर देखते हैं। आर्यन और अनुप्रिया रोज गार्डन के साइड के रास्ते से चलकर होमस्टे के अंदर गए, लेकिन उस विला के अंदर कोई नहीं था। इतने बड़े और खूबसूरत विला के अंदर इतना गहरा सन्नाटा था कि आर्यन और अनु को अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हेलो, कोई है? आर्यन ने आवाज दी, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला। आर्यन ने जल्दी से अपनी बुकिंग आईडी से घर का फोटो मैच किया। घर सेम ही था। वो दोनों काफी थक गए थे और थकान में अक्सर दिमाग काम करना बंद कर देता है। आर्यन धड़ाम से वहां लगे सोफे पर बैठ गया और किसी के आने का इंतजार करने लगा। तभी अनुप्रिया को एक आइडिया आया। उसने आर्यन से कहा, आर्यन, कोई आए तब तक हम रोज गार्डन में चलकर कुछ फोटो लें क्या? दूर रहना उन गुलाबों से। अचानक पीछे से आई एक लाउड और रूड आवाज से आर्यन और अनुप्रिया अंदर तक कांप गए। आर्यन जल्दी से पीछे पलटा। वहां एक अजीब सा दिखने वाला आदमी खड़ा था, जिसको देखते ही आर्यन और अनु के शरीर में सिहरन दौड़ गए। अनु डर के आर्यन के पीछे छिप गए। आर्यन ने थोड़ी हिम्मत की और डरते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? मैं टेकर हूँ इस होमस्टे का, अजय ठाकुर। बोलो, हम क्या है? उस अजीब से दिख रहे शख्स ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तब आर्यन और अनुप्रिया की जान में जान आई। हमने इस होमस्टे में एक कपल रूम बुक किया था। आर्यन ने अपनी आईडी दिखाते हुए अजय ठाकुर से कहा। अजय ने आईडी लिया और उस पर लिखा नाम देखकर चौंक गया। उसने आर्यन से इस बारे में थोड़े रूखे लहजे में पूछा, पहले ये रूम किसी निशांत और निहारिका के नाम से बुक हुआ था, है ना? नाम बदल कैसे गया? उसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस तरह अचानक अपना गेस्ट बदलने से खुश नहीं था। अनुप्रिया और आर्यन को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन आर्यन ने सिचुएशन समझते हुए पोलाइटली कहा, हाँ, एक्चुअली ये रूम पहले मेरे दोस्त ने उसके नाम पे बुक किया था, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से वो लोग आ नहीं पाए, तो उनकी जगह हम लोग वेकेशन एंजॉय करने चले आए और हमने बुकिंग ट्रांसफर भी करवाई थी ऑनलाइन। क्या आपके पास अपडेट नहीं आई? आर्यन और अनुप्रिया का नाम सुनकर अजय की शक्ल बिगड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अजय चाहता ही नहीं था कि ये लोग उसके विला में आए। इधर आर्यन और अनु उसकी इस हरकत से परेशान हो रहे थे। वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे आखिर अजय को गेस्ट चेंज होने से प्रॉब्लम क्या है। आर्यन ने अजय से पूछा, एनी प्रॉब्लम? अजय ने आर्यन के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया।
बहुत देर तक अपने मन में वो कुछ बड़बड़ाता रहा और फिर सिचुएशन को समझकर चुप हो गया। फिर उसने कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए कहा, कि इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई है, यहां नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है। अनुप्रिया ने महसूस किया अजय के आते ही वहां एक अजीब सी स्मेल आने लगी थी। बाहर से खूबसूरत दिख रहे उस होम स्टे के अंदर अनुप्रिया को कुछ ऐसा लग रहा था जो थोड़ा अजीब था। अनु ने अजय को एक बार फिर ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उसे अजय ठाकुर का लुक और बिहेवियर अभी भी मिस्टीरियस लग रहा था। उसने आर्यन के कान में कहा, आर्यन, मुझे ये आदमी और ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। हम लोग कोई दूसरा होम स्टे ले सकते हैं क्या? प्लीज से अच्छा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता अनु। तुम खामखा इस पर शक कर रही हो। और हो सकता है किसी एक्सीडेंट या फिर उम्र की वजह से इसका चेहरा बिगड़ गया हो और दिमाग हिल गया हो। आर्यन ने हंसते हुए अनुप्रिया के कान में कहा और अजय के साथ अपने रूम में जाने के लिए आगे बढ़ गया। ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए लकड़ियों की सीढ़ियां लगी थी, लेकिन अंधेरे की वजह से सीढ़ियां ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही थी। आर्यन ने अंधेरे में सीढ़ी पर अपना पहला पैर रखा। चाबुक की तेज आवाज आई। आर्यन डर कर पीछे हट गया। पुरानी है थोड़ी, इसलिए ऐसी आवाज कर रही है, लेकिन टूटेगी नहीं। सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर अनुप्रिया और आर्यन ने इधर उधर देखा। कितने बड़े घर में उनके और केयरटेकर के अलावा और कोई नहीं था। बस दीवारों पर कुछ विंटेज फोटो लटके थे। आर्यन को भी ये सब थोड़ा अजीब लगने लगा था। उसने थोड़ा झिझकते हुए अजय से पूछा, ये जगह इतनी सुनसान और ऐसी क्यों लग रही है, जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया हो। यही तो दुनिया का रूल है, जब तक एक आता है तब तक दूसरा जा चुका होता है। इंसान अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। फिर किसी और के बारे में इतना क्या सोचना है? जब आए ही अकेले हो तो फिर अकेले ही रुको, जब तक रुकना हो, और फिर अकेले ही चले जाना है ना अजय? आर्यन ने अजय की अजीब और मिस्टीरियस सी लगने वाली बात को बीच में ही काटते हुए कहा। आर्यन को अजय का अंदाज बहुत फनी लग रहा था, लेकिन अनुप्रिया को अजय की बात कुछ सही नहीं लगी। फर्स्ट फ्लोर के बरामदे से होते हुए अजय आर्यन और अनुप्रिया को उनका मास्टर बेडरूम दिखाकर वापस नीचे आ गया। आर्यन ने जैसे ही रूम का दरवाजा खोला, अनुप्रिया चीख पड़ी। अनुप्रिया इतनी जोर से चीखी थी कि उसने आर्यन को भी डरा दिया था। उसकी आवाज सुनकर अजय वहां आया और पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, गेट खोलते ही मेरे सामने एक बड़ा सा कॉकरोच आ गया था। आपने कैसा रूम दिया है हमें? आर्यन ने तुरंत ही अजय को बुलाया और गुस्से से कहा, यहाँ रूम के अंदर कॉकरोच घूम रहे। अगर इतनी प्रॉब्लम है कॉकरोच से तो यहाँ जंगल में आना ही नहीं था आप लोगों को। अजय भी अब थोड़ा गुस्सा हो गया था। आर्यन और अनुप्रिया ने उसकी तरफ देखा। उसने अपना गुस्सा कम करते हुए कहा, वैसा है ना आर्यन साहब, जंगल के जानवर हमारी जगह में नहीं घुस रहे, हम घुस रहे उनकी जगह में। भाई आखिर जानवर जंगल में नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? शहरों में तो हम रहने नहीं देते ना उनको। अनुप्रिया ने पहले अजय को देखा और फिर आर्यन को। उसने गुस्से में इस तरह देखा जैसे कह रही हो, बहुत फ्री का वैकेशन एंजॉय करना था तुम्हें, करो इस ज्ञानी बाबा के साथ एंजॉय। फ्री में ज्ञान दे रहा है वो, झेलो अब इसको फ्री में। आर्यन और अनुप्रिया अपना वैकेशन एंजॉय करने आए थे, लेकिन उस होम स्टे के पहले ही दिन ने उनका मूड खराब कर दिया था। वो होम स्टे बाहर से देखने में जितना खूबसूरत और शांत था, अंदर से उतना ही मिस्टीरियस और अजीब। आर्यन और अनुप्रिया को अपने रूम के अंदर आए हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि अनुप्रिया की वहां से वापस जाने की इच्छा होने लगी। रूम के अंदर से आती अजीब सी स्मेल, हॉन्टेड प्लेस जैसा सन्नाटा और अजय जैसे केयरटेकर को देखकर अनुप्रिया को अंदर ही अंदर घुटन और बेचैनी होने लगी। आर्यन सफर की थकान मिटाने के लिए फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। अनुप्रिया रूम में अकेली बैठी थी। यहाँ आते टाइम अनु कितनी खुश थी।
लेकिन इस होम स्टे में आने के बाद उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वेकेशन मनाने नहीं बल्कि किसी के मातम में आकर बैठ गई हो। उधर आर्यन अपनी ही दुनिया में मस्त था। वो वॉशरूम के अंदर से अजीब अजीब डरावनी आवाजें निकालकर अनुप्रिया को और डराने की कोशिश कर रहा था। अनुप्रिया ने चढ़कर आर्यन से कहा, आर्यन प्लीज स्टॉप डूइंग दिस नॉनसेंस। एक तो वैसे ही इस भूतिया जगह पर लाकर बैठा दिया है, ऊपर से डरावनी आवाजें निकाल रहे हो, मुझे डरा रहे हो। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ये भूत भूत सब मन का भ्रम होता है अनु। अगर हम डरते हैं तो हमें खुद की परछाई भी भूत लगने लगती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है अनु। आर्यन वॉशरूम के अंदर से ही अनु को समझाने की कोशिश कर रहा था। अनु ने उससे कहा, अच्छा ठीक है बाबा, नहीं डरूंगी, लेकिन प्लीज तुम जल्दी बाहर निकलो, ये अकेले बहुत अजीब लग रहा है। आर्यन के समझाने के बाद अनुप्रिया अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपना फोन जैसे ही उठाया, उसमें नो सिग्नल का नोटिफिकेशन देखकर वो और बेचैन होने लगी। उसने अजय के पास जाने का फैसला लिया और उससे इंटरनेट का पासवर्ड मांगना चाहा। वो जैसे ही नीचे वाले फ्लोर पर पहुंची, वहां से अजय दिखा। उसने अजय से कहा, सुनो ना, मुझे यहाँ के इंटरनेट का पासवर्ड चाहिए। सूखे गुलाब। पर गुलाब तो यहाँ के खिले हुए हैं। सूखे गुलाब यहाँ के इंटरनेट का पासवर्ड है। अनु को उसका बिहेवियर और भी तंग करने लगता है और वो इग्नोर करके अपने रूम में आ जाती है। अब इंटरनेट कनेक्ट होने से अनु थोड़ी खुश थी, क्योंकि अब वो रील्स देख के अपना दिमाग डाइवर्ट कर सकती थी। रील्स देखते देखते अनु उसमें इतना खो गई थी कि उसको ये भी याद नहीं रहा कि वो कहाँ बैठी है और उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी अचानक अनु को ऐसा लगा जैसे एक काला साया उस रूम की दीवार पर बहुत तेजी से गुजरा। अनु ने जल्दी से अपना मोबाइल बंद किया, लेकिन अपना सर उठाकर इधर उधर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसको याद आया आर्यन वॉशरूम के अंदर था, लेकिन अब वॉशरूम के अंदर से आर्यन और नल दोनों की आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी। नल से बूंद बूंद टपकता पानी अनुप्रिया के दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। उसकी नजर अभी भी मोबाइल की ब्लैक स्क्रीन पर ही थी। अनुप्रिया ने डरते हुए आवाज लगाई, आर्यन प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी बाहर निकलो प्लीज। लेकिन आर्यन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कमरे में फैला सन्नाटा और नल से टपकते पानी ने अनु के दिल की धड़कनें और बढ़ा दी थी। तभी अनु ने अपने मोबाइल की ब्लैंक स्क्रीन पर देखा, वो काला साया उसके सिर के ऊपर ही खड़ा था। उसको देखते ही अनु जोर से चीख पड़ी। आखिर क्या था उस काले साए का राज?